अगर यही काम चुनाव के बाद करते तो फिर ये विवाद होता ही नहीं, कोई चीज बात नहीं। लेकिन जब आप बेनिफिट लोगे व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपने सरकार बनाने के लिए, सत्ता पर जो है बने रहने के लिए, तो जनता तो विरोध करेगी ही, जनता भी विरोध करेगा और विपक्ष भी विरोध करेगा। मतलब राम मंदिर से चुनाव जीते जाएंगे। अभी 2 बार वो प्रधानमंत्री हो गए, कौन सा राम मंदिर मतलब मुद्दा उठाया था उन्होंने? क्या राम मंदिर के नाम पे चुनाव जीते थे क्या 2014 में? 2019 में राम मंदिर के नाम पे चुनाव जीते थे क्या? विकास पे चुनाव जीते थे, विकास पे चुनाव जीता गया था। मेरा मानना है कि राम भगवान जो है पुरुषोत्तम है, तो हिंदुस्तान में उन्होंने जन्म लिया, मैया सीता भी जन्म लिया, हनुमान जी भी जन्म लिया, भगवान कृष्ण का भी जन्म हुआ। हम लोग सौभाग्य हैं, ऐसे महापुरुषों भगवान के धरती पर हम लोगों का भी जन्म हुआ, हम सौभाग्य अपने को मानते हैं। लेकिन सवाल इस बात की, राम मंदिर का कोई विरोध नहीं कर रहा है और ना कोई उद्घाटन का विरोध कर रहा है, लेकिन मंदिर का भी पूर्ण निर्माण हुआ नहीं। मंदिर का चुनावी मद्देनजर देख के, चुनावी एजेंडा बनाने के लिए, वोट लेने के लिए, ये जो है 22 जनवरी को जल्दबाजी में प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। तो पूरे देश में जो विपक्ष है या जो मोदी जी को नहीं चाहते हैं, वे लोग ये कहते हैं कि चुनाव के बाद भी ये हो सकता था। लेकिन चुनाव को मद्देनजर रख के लोगों को आप मंदिर के नाम पर कितना भटकाओगे? इनको एक मिनट सर, आप बोलिएगा। आप सुनिए, एक सुनो। जो ढोंग वाली बात बोली उसमें कितनी सच्चाई है? उनको ढोंग वाली को छोड़ो ना, मैं उनकी बात नहीं करता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अगर यही काम चुनाव के बाद करते तो फिर ये विवाद होता ही नहीं, कोई चीज बात नहीं। लेकिन जब आप बेनिफिट लोगे व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपने सरकार बनाने के लिए, सत्ता पर जो है बने रहने के लिए, तो जनता तो विरोध करेगी ही, जनता भी विरोध करेगा और विपक्ष भी विरोध करेगा। मतलब राम मंदिर से चुनाव जीते जाएंगे। अभी 2 बार वो प्रधानमंत्री हो गए, कौन सा राम मंदिर मतलब मुद्दा उठाया था उन्होंने? क्या राम मंदिर के नाम पे चुनाव जीते थे क्या 2014 में? 2019 में राम मंदिर के नाम पे चुनाव जीते थे क्या? विकास पे चुनाव जीते थे, विकास पे चुनाव जीता गया था, धारा 370 पे चुनाव जीता गया था, अस्पतालों पे चुनाव जीता गया था, ये सड़कों के जालों पे चुनाव जीता गया था। भाई साहब, राम मंदिर चुनाव मुद्दा मत बनाओ। धारा 370 हटी थी तो कोई भी चुनाव नहीं था। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जब 1000 के नोट गायब हुए थे, तो कोई चुनाव नहीं था। समझ गए? रिस्क लिया था पूरा और चुनाव जीते थे। कौन मुद्दा बना रहा है सर? राम सुनो, एक मिनट। 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने जनता को झूठा बड़े बड़े सपना दिखाए। क्योंकि हिंदुस्तान के लोग सीधे साधे हैं, लोकतंत्र में जनता जो है भोली भाली होती है, वह जिस पर ढल जाती है तो ढल जाती है। इन्होंने क्या कहा था 2014 में? जो चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज पर चलेंगे, हवाई चप्पल बोले 2 मिनट, हवाई जहाज से चलेंगे। कितना बड़ा सपना है, हैं? और देश पर जो है ना $613 बिलियन कर्जा हो गया। कह रहे थे क्या हवाई जहाज से, और पर साल $25 बिलियन जो है देश पर कर्जा हो रहा है। बोलने दो, इन्होंने क्या कहा था नौजवानों को कि हिंदुस्तान के पानी और हिंदुस्तान का जवानी, इसका इस्तेमाल कोई सरकार कर ही नहीं पाई। अगर मैं आऊँगा तो हिंदुस्तान का पानी का भी इस्तेमाल करूँगा। मैंने बड़े बड़े हम बांध बनाएंगे, किसान को खेतों में पानी पहुँचाएंगे और नौजवानों को हम अच्छा रोजगार भी देंगे। वो हमें कितना 2 करोड़ पर रोजगार देंगे। हाँ, और काला धन, इन्होंने कहा काला धन अगर हम विदेश से ला लेते, मेरी सरकार बनती है, मैं काला धन लाऊंगा और काला धन इतना लाऊंगा कि प्रत्येक भारतीय के खाता में 15 लाख पहुंचा दूंगा। तो बड़े बड़े सपना दिखा करके, झूठा सपना दिखा के, मुंगेरी लाल का सपना दिखा करके सत्ता में आ गए और उसके बाद जो एक भी सपना पूरा नहीं किया। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब कौन सी किताब के आंकड़े, कौन से अखबार के आंकड़े, साला कौन सा ऐसा अखबार है जो केवल इन्हीं के घर आता है? पूरे देश में कोई भी आदमी ये अखबार नहीं पढ़ रहा है कि किसी के सर पे इतना कर्जा हो गया है भारतीयों पे। यहाँ इकोनॉमी 3रे नंबर पे पहुंचने वाली है, विश्व की 3rd इकोनॉमी बनने वाली है। वो कह रहे हैं पूरे देश पे कर्जा है, हर आदमी पे कर्जा है। पता नहीं कौन सा अखबार की कटिंग लिया है इनका, पता नहीं कौन सी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है जिसमें कर्जे वाली बात लिखी होती है। यहाँ देश विश्व गुरु बनने को तैयार है, यहाँ लोग पैरों में पड़ रहे हैं और ये हम पे कर्जा चढ़ा रहे हैं। पता नहीं कहाँ से भ्रम फैलाते हैं यार। लोगों को बेवकूफ बनाया गया इन सालों में, इस बात में कितनी सच्चाई? मेरे को ये बताओ ना, 60 साल से याद नहीं आया क्या? एक फैमिली ने हमारा बेवकूफ बनाया, एक फैमिली ने। आज जब ये सुनिए, आप बोलने दो ना, जब तो मुझे रोक रहे थे। 2014 से पहले जब ये कहते थे अरे यार कोई इतने घोटाले हो रहे, ओलंपिक घोटाला, फलाना घोटाला, ढिकना घोटाला, कोई सीबीआई नहीं लगाता, कोई ये नहीं लगाता। आज जब सीबीआई लगा रहे हैं, आज जब ईडी लगा रहे हैं, तो इनको परेशानी है।
ठीक है, तब इनको दिक्कत है। इनको दिक्कत ये है कि मोदी कैसे कर पा रहा है इतना सब, इतनी सड़कें कैसे बन पा रही हैं, इतने एम्स कैसे बन पा रहे हैं, इतने एयरपोर्ट कैसे बन पा रहे हैं, राम मंदिर कैसे बन रहा है। इन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया और इन्होंने 50 दिन में कैसे देश को बदल के रख दिया। कैसे ये सब हो गया भाई? कैसे इन्होंने वैक्सीन दे दी? कैसे हमारे देश पे कर्जा बता रहे हैं? हमने 50 देशों को वैक्सीन बांट दी। ये हमारे देश पे कर्जा बता रहे हैं। ये वो देश है जो श्रीलंका की मदद करता है, ये वो जो देश है जो अफगानिस्तान की मदद करता है। हजारों करोड़ों रुपए हमने लोगों को दे दिए, समझे? वैक्सीन दे दी। पर बात कर रहे हैं जनता, और तुम देश पे कर्जा मैं बता रहा हूँ शर्म आती है झूठा भ्रम फैलाने में। अबे तुम्हें दिखाई नहीं देता विकास? 71 साल का आदमी घूम घूम के बता रहा, आप समझ जाओ। 1 मिनट। हिंदुस्तान का पर व्यक्ति पर साल का इनकम जो है $2600 है। सुन लो, $2600 को हमने $1.83 प्रूफ मांगो इस बंदे से, बोलो प्रूफ दो ना, आप दिखाओ। ऐसे मुंह से बोल के कोई कहेगा क्या? मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे ऊपर कोई कर्जा नहीं है, अब तुम बता दोगे? प्रूफ दो ना, प्रूफ दो है कैमरे पे। बोल रहा हूँ। अरे बोलने से क्या होता है? आप प्रूफ दो, आप प्रूफ दो, आप प्रूफ दो। सुनो, वो प्रूफ के साथ सर बोलने दीजिए। मैं जो कह रहा हूँ वो प्रूफ के साथ बता रहा हूँ। मैं बताता हूँ 22 एम्स दे दीजिए, मैं बता रहा हूँ कितनी यूनिवर्सिटी। आप प्रूफ दो ना, प्रूफ दे रहा हूँ। आप ऐसे कैसे बोल दोगे कर्जा है? आप मुद्दे पर आते हैं। सुनिए सर, एक बार मुद्दे पर आते हैं। सुनिए, कौन से अखबार के अंदर पढ़ा? सर सुनिए, बोले दीजिए। कौन से अखबार के अंदर पढ़ा कि हमारे देश पे कर्जा है? सर्टिफिकेट नहीं होता, बोले दीजिए। आप सर्टिफाई करो इसको कि कहाँ कर्जा है। बोलने दीजिए, एक मिनट आप बोलिए। पड़बोलापन दिखाओगे उससे काम नहीं चलेगा, आपको प्रूफ देना पड़ेगा। बोल रहे हैं सही, हम बोले गलत बोल रहे हैं। मैं प्रूफ दे रहा हूँ, मैं प्रूफ दे रहा मेरी हूँ। बात। भारत का क्या क्या किया इस देश के सर, सुनिए लिए? ना। मैं प्रूफ दे सकता हूँ आपको। आप बता दो। ये बोल रहे हैं हमारे देश में हर व्यक्ति पे कर्जा है। सर 2 मिनट का टाइम दीजिए ना, बोलने अरे दीजिए। बोलने के बाद बोला हूँ मैं भाई साहब। सर 2 मिनट का टाइम, हर व्यक्ति पे कर्जा है। आप प्रूफ क्यों नहीं दे रहे हो? आप प्रूफ दो ना। 2 मिनट बोलने दीजिए। अर्थव्यवस्था पर सुनो मेरी बात, सुन लो। भारत का $2600 पर व्यक्ति पर साल का इनकम है, $1.83 के बराबर। यही मोदी जी जब माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार थी, इन्होंने भाषण में कहा था, बोले दिए सर, जो पाकिस्तान का रुपया मोटा क्यों हो रहा है, भारत का पतला हो रहा है, प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे। श्रीलंका का रुपया क्यों मोटा हो रहा है, हिंदुस्तान का पतला हो रहा है। पड़ोसी देश जितना है सबों का। बोलने दो उसको, बोलो हम कंप्लीट कर ले। बोलो पाकिस्तान का तो खत्म हो गया। बोले दीजिए ना। खत्म हो गया। उन्होंने कहा नेपाल का पैसा मोटा हो रहा है, हिंदुस्तान का पतला हो रहा है। नेपाल उस समय में जब $1.55 के बराबर थे, लेकिन आज $1.83 $83.14 के बराबर। सुन लो, एक मिनट। $2600 पर व्यक्ति पर साल का इनकम है, उनको हम जब 83 से मल्टीप्लाई किए हैं तो वो 2.5 लाख या 2.25 लाख आया। बोलने दीजिए सर। एक आदमी का 2.5 लाख साल में इनकम हुआ। अगर 2.5 लाख में अगर 12 से अगर भाग दोगी तो 17,000 रुपया महीना आता है। 17,000 रुपया महीना। 17,000 में अगर 30 दिन से भाग दोगी तो 500 रुपया महीना। उसमें भी सुन लो मेरी बात, 40% लोगों का इनकम है, 60% लोगों का जो इनकम है 150-200 रुपया पर डे का है। कुछ लोगों का तो 40 रुपया 50 रुपया है। और सवाल, अब चाइना की बात बताता हूँ। चाइना का अब सुनिए। अरे सुनिए भैया, एक मिनट। अरे भैया, ये तो गणित के आरे भट्ट बढ़ गए। मुझे इतनी कैलकुलेशन नहीं आती। मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, जब कांग्रेस थी तो पूरी दुनिया में सबसे चौथे नंबर पे अमीर औरत कौन थी? सोनिया गांधी। और आज चौथे नंबर पे कौन है? पूरा भारत है। तो भाई, इतना से गणित समझ में नहीं आया? अब तो मुझे बताओ। अब इनसे मैं पूछता हूँ, ये मुझे बता दें कि पहले जन औषधि केंद्र कितने थे, बताइए। जन औषधि केंद्र कितने थे? बताओ। जन औषधि केंद्र कितने हैं? बताओ ना, कितने थे? कैसे पता चलेगा? रट्टा तो किसी और चीज का लगा के आए। रट्टा की बात सुनो। रट्टा तो किसी और चीज का लगाया था घर पे। अरे वही तो बोले। 20 से 25 साल का नौजवान अगर अरे जन औषधि केंद्र कितने थे? 44% मैडम, प्लीज ना। जो सवाल पूछा है इनसे पूछो, आंकड़े इनके पास है नहीं। मुझे बताओ अरे बता तो रहा हूँ। पहले तुम बताओ कितने एम्स से, पहले बताओ। दरभंगा में जाके प्रधानमंत्री बोले कि एम्स चालू हो गया, एम्स का एक ईंटा भी नहीं गिरा। पूर्णिया में जाके कहा कि एयरपोर्ट चालू हो गया, इनसे पूछिए, सारी जवाब ये देंगे क्या? ये कर रहे हैं ना, आप बोलिए। इनसे पूछिए पहले कितने एम्स थे और पहले कितने जन औषधि केंद्र थे, बताइए।
हमारे बताइए। हमने सुना जन औषधि केंद्र अरे नेता की झाड़िए कितने थे? अरे तो क्यों क्या कर रहे हैं? बताइए ना, क्या कर रहे हैं? बताइए। अच्छा, आंकड़े नहीं थे। कोई बात नहीं। पहले कितनी किलोमीटर हाईवे तैयार थे वो बता दीजिए। पहले कितना मीटर? सुनो एक मिनट, पहले बता देता हूँ। श्रीनगर से लेकर के कितने किलोमीटर थे बता दो। कन्याकुमारी तक NH आज बना है कि पहले बन के तैयार है। और सुनिए, गुजरात से गांधीनगर से लेकर के आसाम में सिलचर सुनिए तक पहले, बना अरे है। रुको बस बहुत हो गया तुम्हारा। बना है कि पहले बना? रुक जाओ। अरे सुनो भैया एक मिनट सुनिए। इन निकम्मों और निठल्लों से सिर्फ 9,000 किलोमीटर हाईवे बने 70 साल में, और मोदी जी ने पता कितने बना दिए? 1,25,000 किलोमीटर हाईवे सिर्फ 7 साल के अंदर। कैसे बना दिए? अब जरा इन भाई साहब से पूछो, आखिर तो उनके पास है नहीं, पढ़ लिख के कुछ आए नहीं कि मोदी जी ने क्या काम किया 70 साल से, ये पप्पू गांधी की पार्टी ने क्या किया। अब इनसे पूछिए कि 70 साल लगे तुम्हें बिजली पहुंचाने में, क्यों भाई बताइए? क्या कहे सर? बिजली पहुंचाने में 70 साल क्यों लगे तुम्हें? एक बात सुन लीजिए। अरे जवाब दो, ये मुझसे क्या पूछ रहे हो? अपने लेक्चर में झाड़ो। ये लेक्चर झाड़ेगा आदमी, इसे कुछ नहीं पता, 10 में से आंकड़े हैं। एक बार वापस मुद्दे पर आ जाते।